सभी साथियों को नमस्कार। अखिलेश जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। इस नई कड़ी में हमारे साथ लेखक संपादक नलिन रंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, नलिन रंजन सिंह जी न सिर्फ अखिलेश जी के शहर में रह रहे हैं, बल्कि कई स्तरों पर उनके रचनाकार के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। आज की इस चर्चा में अखिलेश जी की जो साहित्यिक स्थिति है, जो उनका अवदान है, जो उनका महत्व है बतौर लेखक, बतौर संपादक, इसकी बात नलिन जी करेंगे। और एक शहर में रहते हुए कई कई अवसरों पर लगातार मिलते जुलते हुए जो ऐसी कई बातें हैं जिनमें हमारा साहित्य धड़कता है, जिनमें तमाम लेखक, कलाकार और संस्कृति कर्मी, आंदोलन कर्मी जुड़े हुए हैं, उन सब की बात होगी। इसलिए आज की इस चर्चा का, इस संवाद का, वक्तव्य का शीर्षक भी यही रखा गया, अखिलेश के बहाने कुछ बातें। किसी भी एकाग्र में अंततः उद्देश्य तो यही रहता है कि उसके बहाने तमाम जरूरी पक्षों पर बातचीत हो। तो आइए हम नलिन रंजन सिंह जी को आमंत्रित करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात रखें। यह मंच आपके हवाले। नलिन जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण कुमार जी। ये सच है कि अखिलेश जी से हम लोगों का बहुत पुराना परिचय है कि अखिलेश जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, उसी दौर से एक तरह से उनसे हम लोगों का जान पहचान का सिलसिला शुरू होता है। वे हमारे बहुत सीनियर थे, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भाषा में कहें तो सुपर सीनियर थे। और सुपर सीनियर जो होता था वो आमतौर से शहर छोड़ने वाला होता था, और जो सुपर जूनियर होता था वो शहर में आने वाला होता था। तो वो हमारे उसी दौर के परिचित हैं। बाकी उनसे हमारा एक परिचय एक कथाकार और एक संपादक के तौर पर रहा। अखिलेश का कथाकार हमेशा हमें प्रभावित करता रहा, एक संपादक हमें प्रभावित करता रहा। ले दे करके जब भी अखिलेश की हम चर्चा करते तो उनकी कुछ कहानियों की चर्चा करते। हमने सबसे पहले उनको एक कहानीकार के रूप में जाना, फिर उसके बाद हमने उनको एक संपादक के रूप में जाना, फिर उनको हमने एक उपन्यासकार के रूप में जाना। तो मूलतः उनके दो रूप, कथाकार रूप और संपादक रूप, चर्चा में रहे। वर्तमान साहित्य और अतएव पत्रिकाओं में भी उन्होंने समय समय पर संपादन किया। तद्भव के तो वे संपादक हैं ही। एक कहानी, एक किताब श्रृंखला की 10 पुस्तकों के वे संपादक रहे। 10 बेमिसाल प्रेम कहानियों का संपादन किया, और कहानियां रिश्तों की करके एक श्रृंखला आई थी 11 किताबों, उनका भी संपादन हुआ।
तो आप कह सकते हैं कि एक संपादक रूप उनका बेहद महत्वपूर्ण रूप है। उनकी तमाम कहानियों का मंचन हुआ, कुछ कहानियों का दूरदर्शन के लिए फिल्मांकन हुआ, उनकी कहानी शापग्रस्त पर एक फीचर फिल्म भी बनी। तमाम भाषाओं में उनकी कहानियों के अनुवाद हुए और उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले हैं। श्रीकांत वर्मा सम्मान, इंदु शर्मा सम्मान, परिमल सम्मान, वनमाली सम्मान, अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान, बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान, स्पंदन सम्मान, कथा अवार्ड, कथाक्रम, हाँ कथाक्रम का भी सम्मान मिला उन्हें 2015 में। अब आप ये देखिए कि अखिलेश जी जिस दौर में कहानियां लिख रहे थे, वो 1990 का एक लंबा दशक है। और उसके बाद उनके कथाकार के साथ संपादक रूप भी आता है। उनकी किताब श्रीलाल शुक्ल की दुनिया जो संपादित है आलोचना की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण किताब रही है। अन्वेषण और निर्वासन, दो उपन्यास उनके चर्चा में रहे। वह जो यथार्थ था, और अभी अभी मुझे लगता है 1 महीने पहले अभी उनका एक सृजनात्मक गद्य आया है, अक्स, जो आजकल चर्चा में सेतु प्रकाशन से ये आया है। और सेतु प्रकाशन की स्टॉल लगी हुई है। इस समय राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है लखनऊ में, और वहां पर ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश का लगातार, जिसको कहते हैं ना लेखन, जो 80 के दशक 90 के दशक में शुरू हुआ, वो लगातार जारी है। ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर अखिलेश के दौर की व्याख्या करनी हो हम, कि कौन कौन सा संदर्भ उनके कहानियों में जुड़ा होगा, तो 5-6 चीजें मुझे लगता है कि निकल करके सामने आएंगी। एक तो यह कि वह दौर सोवियत संघ के पतन के बाद का दौर है, और दुनिया के एक ध्रुवीय हो जाने का दौर है, जहां पूंजीवाद का बोलबाला था। दूसरी बात, उरुग्वे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी थी, WTO का गठन हो चुका था, और आर्थिक उदारीकरण की ओर दुनिया चल पड़ी। जाहिर सी बात है, जब दुनिया एक ध्रुवीय थी तो इस तरह की स्थितियां होनी। भारत के संदर्भों में 1991 का जो समय है, वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के 3 वर्ष 90, 91 और 92 बेहद महत्वपूर्ण रहे थे। 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, जिसके बाद सामाजिक न्याय की अवधारणा केंद्र में आई थी। छोटे छोटे राजनीतिक दल अचानक उभर कर आए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, उनकी प्रतिमा लगाई गई थी, चित्र लगाया गया था अंदर संसद। नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया था। और 91 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो मिस्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे, और आर्थिक उदारीकरण का एक दौर चला। उसके बाद अचानक हमारा देश बहुत खूबसूरत सा देश होने लगा। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया पैसिफिक तमाम चुनी जाने लगी। मॉल कल्चर आया, बाजार ने लोगों के घरों तक दस्तक दी, और
92 में मंडल के प्रति उत्तर में जो कमंडल आया था, उसकी चरम परिणति बाबरी मस्जिद विध्वंस के रूप में हुई। बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के बाद उत्तर भारत में राजनीति दो ध्रुवों की ओर बढ़ गई। केंद्र में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता आ गए। राजनीतिक रूप से गठबंधन सरकारों का युग आया। छोटे छोटे दल आए, नए छत्रप निकल करके आए। इन चार घटनाओं के अलावा अगला जो कदम हो रहा था इन 4-5 घटनाओं का, जैसे मैंने जिक्र किया, वह यह था कि संचार क्रांति बहुत तेजी से हो रही। कंप्यूटर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। 21वीं शताब्दी के आने के बाद मोबाइल फोन भी आ गया, और अब तो इंटरनेट और मोबाइल एक अनिवार्य हिस्से हो गए हैं। एंड्रॉयड ने लोगों की दुनिया बदल दी है। और देखिए, आज अर्पण कुमार जी कहाँ बैठे हैं? मैं लखनऊ में बैठा हूं, और मोबाइल के ही माध्यम से हम दोनों आदमी आपसे जुड़ करके संवाद कर रहे हैं। अखिलेश इन्हीं समयों के लेखक हैं। आरंभ में उन्हें रविंद्र कालिया का बहुत आशीर्वाद मिला, रविंद्र कालिया, ममता कालिया का, क्योंकि मित्र प्रकाशन इलाहाबाद में उन्होंने माया में भी बतौर उप संपादक 4 महीने काम किया, और फिर जब हिंदी संस्थान की पत्रिका आते हुए उनको काम मिला तो वे लखनऊ आ गए। लेकिन ये अधूरे हैं सपने, क्योंकि देखिए, वर्तमान साहित्य में, माया में, अतेव में थोड़े थोड़े दिनों तक काम किया, लेकिन एक संपादक के तौर पर जो मुकम्मल उनकी पहचान बनी, वो तद्भव के संपादक के रूप में बनी। तद्भव के संपादक के रूप में उनका अवदान बेहद महत्वपूर्ण है, और अभी संपादक के रूप में उन्होंने तद्भव का 45वां अंक निकाला है। ये जो जुलाई 2022 का अंक है, ये 45वां। किसी भी पत्रिका के 40 से अधिक अंक, 45 अंक अगर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पत्रिका कम से कम दूसरे दशक में जरूर होगी, और है भी। 2 दशक का सफर तद्भव ने पूरा कर लिया है। अब इस पूरे कालखंड में आप 2-3 चीजें देखेंगे। एक तो यह कि बोफोर्स घोटाले को लेकर के राजनीति के केंद्र में भ्रष्टाचार आ गया था, जिसको आधार बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस को सत्ता से अपदस्थ किया, और जनता दल की सरकार 1989 में बनी। तो एक लेखक के लिए एक तरह से यह समय भ्रष्टाचार और 91 के बाद, जैसा मैंने बताया, बाजारवादी शक्तियों का उदय, और इन बाजारवादी शक्तियों के सामने राज सत्ता को हम आज भी एक निरीह समर्पण करते हुए देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। महंगाई रोकने के लिए रिजर्व बैंक लगातार रेपो दर बढ़ाता जा रहा है, और
ये जो पूरा समय है आज का, उसके पीछे देखिए तो पिछले 30 सालों में राजनीतिक और कारपोरेट भ्रष्टाचार के भी मुद्दे आए, सांप्रदायिकता, दलित राजनीति, पिछड़ी राजनीति, ये सब इस उत्तर भारत में आपको दिखाई दी। नौकरशाही की भूमिका भी प्रमुख हो गई। अखिलेश की कहानी, हाकिम कथा, एक नौकरशाह परिवार का जो ओछापन है उसको दिखाती है। और इस भ्रष्टाचार में सभी शामिल हैं, मंत्री भी शामिल है, ठेकेदार भी शामिल हैं, दलाल भी शामिल। अवसर बेटी की शादी का है, लेकिन ये एक्सप्लॉइट करने का टाइम, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है डार्लिंग। इतना अच्छा टाइम है, इसे एक्सप्लॉइट करो। इमोशनल होना बेवकूफी है। अवसरानुकूल व्यवहार करना लाजमी है आगे बढ़ने के लिए, तभी तो 2 साल में फैक्ट्री लग पाएगी। इसको आप एक अंडर करप्शन के रूप में देख सकते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लोग हैं, राजनीति और कारपोरेट के संगत में जो भ्रष्टाचार का एक सहमेल बन रहा है, उसमें जो ग्लैमर है वो सब इसमें आपको दिखाई देगी। ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि जहीन लोग पढ़ाई करते हैं प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, और कमजोर लोग मेहनत करते हैं राजनीति में जाने। ये अजीब सी बात है कि जो राजनीति में है, जो मंत्री है, वो निर्देश देता है प्रशासनिक अधिकारी को, लेकिन राजनीति में जाने वाले वो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके राजनीति में जाने वाले ज्यादा हैं। उनकी एक और कहानी है, अगली सदी में प्यार का रिहर्सल। इसमें भी जो नायिका है दीपा, उसकी जितेंद्र में दिलचस्पी का कारण यही है कि पिता राजनीतिज्ञ और पति आईएएस। ये तो बड़ा मणिकांचन संयोग है। तो दीपा तो इसमें प्रसन्न है। अब पिता तो बदले नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लगातार जितेंद्र के विकल्प पर विचार कर रही। और जितेंद्र है कि वो नौकरी और ससुराल दोनों से पैसा कमाना चाहता है। तो ये प्राथमिकता जो है एक दिन में नहीं बनी। ये जो पूरी अर्धशती आजादी के बाद बीती है, उसने इन सारी स्थितियों को खड़ा किया है। अखिलेश की एक और कहानी लीजिए, शापग्रस्त। गजब की कहानी है, जिसपे फीचर फिल्म भी बनी। जो कथानायक है प्रमोद, वो लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर, भ्रष्टाचार में एकदम गले तक डूबा हुआ है। घर परिवार सब इसी प्रसन्नता में है कि पैसा रुपया आ रहा है। लेकिन अखिलेश उस चरित्र के माध्यम से कुछ और कहना चाहते, क्योंकि जब आप भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंच जाते हैं तो आपकी संवेदनाएं मर जाती। प्रमोद अब न सुखी हो सकता है न दुखी हो सकता। जाहिर सी बात है कि अपनी उपलब्धियों के लिए, भ्रष्टाचार से पैसा कमाने के लिए उसने संवेदनाओं की बलि दे दी। जो चीजें आपको
भ्रष्टाचार से हासिल करके चमक दमक और ग्लैमर के रूप में दिखाई देती, उनकी परिस्थिति घरेलू स्तर पर कितनी दारुण, दुखद और अमानवीय होती है। ये काम उनकी कहानियां करती। प्रमोद सस्पेंड होना चाहता है और सस्पेंड होने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, बॉस से झगड़ा करता है, किसी को पीट देता है, अभद्रताएं करता है, दफ्तर में कोई काम नहीं करता है, और बदले में उसे सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण सड़क बनाने का ठेका मिल जाता। तब वो कोई इस तरह की घटना नहीं करता। लेकिन जब वाकई परेशानी में आ जाता है, प्रस्तुत करके ईमानदार रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करके वाकई परेशानी में आ जाता है, क्योंकि तब उसे सस्पेंड कर दिया। यानी उसकी उद्दंडता, उसका भ्रष्टाचार, वो सारी चीजें उसे सस्पेंड नहीं कराता। लेकिन जब भी, मतलब जब ऐसा समय आता है कि वो ईमानदारी पे चलना चाहता है, तो सस्पेंड हो। ये एक विडंबना है, एक अजब सी उलटबांसी। और अखिलेश ऐसे ही तरीके से चीजों को बनाते बिगाड़ते। जल डमरू मध्य उनकी एक कहानी है। कहानी में सहाय जी चिरैया कोट छोड़ करके अपने गांव लौटना चाहते। चिरैया कोट एक गजब का नाम है। मेरा जो मूल जनपद है आजमगढ़, पहले उसी में था, अब मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पे है चिरैया कोट। जगह है, वो अभी भी है। जिस चिरैया कोट में उनकी जान बसती थी, जहां उनका बड़ा पुराने स्थापत्य का मकान है, उसको छोड़ने का सहाय जी ने फैसला लिया। अब सवाल यह है कि सहाय जी चिरैया कोट क्यों छोड़ रहे हैं। सहाय के सबसे मकबूल जो दोस्त हैं, जिनका नाम मकबूल है, सहाय जी के बारे में कहते हैं कि लग रहा है कि सहाय जी घबराहट में शहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि शहर में ताबड़तोड़ बन रही दुकानों से उन्हें घबराहट होने लगी। और उनका मानना है कि इतनी दुकानें बनने से चिरैया कोट बर्बाद हो जाएगी, सब जगह दुकानें ही दुकानें हो जाएंगी, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, हम बूढ़े कहाँ सैर करें। दुकानें यानी बाजार। और इस स्टेटमेंट के माध्यम से अखिलेश ये कहना चाहते हैं कि बाजार मूलतः मनुष्यता विरोध, जहां नफा नुकसान के आधार पर सारी चीजें चलती हैं, वहां मानवता के लिए कोई अवकाश नहीं होता। तो इस कहानी में वो चीजें मौजूद हैं जो उनके अजीज दोस्त मकबूल मियां कह नहीं पाते या कहना नहीं चाहते। और उनकी पत्नी को, सहाय जी की पत्नी को, दूसरा महत्वपूर्ण जो संदर्भ लगता है वो यह है कि चिरैया कोट में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क गया। क्योंकि उसमें आता है कहानी में कि यह पहली ईद थी जिसमें सहाय जी मकबूल साहब के दस्तरखान पर नहीं बैठे थे और अपने मुसलमान दोस्तों के बच्चों को ईदी नहीं दे सके। अब बहुत सारे संदर्भ हैं जिनको अखिलेश पूरे कोलाज में, क्योंकि लंबी कहानी है, औपन्यासिक शिल्प लिए काफी लंबी कहानी है, और सहाय जी को बुखार आता है, उनकी जो मनस्थितियां हैं, अनुभूतियां हैं, उनकी छानबीन की जाए तो उनके यहाँ दंगों, दुकानों, पुरखों, यातनापूर्ण दृश्यों का एक कोलाज बनता है। और उससे पता लगता है कि उनका मन चिरैया कोट से विरक्त हो गया है। संवेदना का बाजारवाद से जो मुकाबला है,
उसमें बाजारवाद के सामने ये पलायन का संदर्भ। अखिलेश की कुछ अन्य कहानियां हैं, मसलन मुक्ति, ऊसर, बायोडाटा, वो अलग तरह की कहानियां। अखिलेश के यहां स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करती हैं। आज जबकि हमारी स्मृतियों पर हमला है और स्मृतियों को एक तरह से खत्म कर देने की साजिश चल रही है, उस दौर में अखिलेश अक्स लिख रहे हैं। अक्स पुराने सारे जो संदर्भ स्मृतियों में उनके हैं, उनकी संस्मरणात्मक पुस्तक बनकर के आई। उनकी पुस्तक वह जो यथार्थ था, वह भी एक संस्मरणात्मक कृति। मैं और मेरा समय खंड में अखिलेश वहां भी बाजार की आलोचना करते हैं और लिखते हैं कि तुम्हारी भर्त्सना करने के लिए मैं यहां उपस्थित। जाहिर सी बात है, बाजार की तलाश मानवता को किस हद तक नीचे ले जा रही है, ये कहने की बात नहीं है, आप सब समझते हैं। वजूद कहानी उनकी एक है कि जयप्रकाश के देसी हुनर को बाजार अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता। जयप्रकाश शुरू में मानता है कि पैसा लेने से हुनर खत्म हो जाता है, लेकिन करे क्या? परिवार है, समाज है, उनके दबाव हैं, और उन दबाव में वो बाजार के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। बाजार या एकाधिकारवाद, पेटेंटीकरण, बौद्धिक संपदा, तमाम संदर्भों से लैस। जयप्रकाश को लगता है कि उसकी गरीबी दूर हो रही है, लेकिन उसे अपनी जो देसी परंपरा का ज्ञान है, उससे वंचित होना पड़ रहा है, जो एक दूरगामी दुष्परिणाम। तो जयप्रकाश अपनी जो दुखद स्मृतियों की पूंजी से उनसे मोर्चा तो लेता है, लेकिन करे क्या? तो उसके लिए अखिलेश एक वैज्ञानिक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जयप्रकाश स्वरलोप का शिकार हो जाता है। सोच एवं वाणी का तालमेल उसका जो है वो गड़बड़ हो गया। बहुत सारे संदर्भ कहानी में आगे आते हैं कि कैसे वो वैद्य जी की कुर्सी को धक्का दे देता है, उनको मारता है और खुद भी चीखता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो परेशानी है, वो जो अंतर्द्वंद है, उस समय की जो उद्विग्नता है, बाजार से संघर्ष में लगातार पस्त होते हुए लोग हैं, उनकी एक विडंबनात्मक कहानी के रूप में वजूद आती है। अंधेरा नाम से उनका एक संग्रह है, उनके 4 संग्रह प्रकाशित हैं। हालांकि अब तो पिछले साल राजकमल प्रकाशन से उनकी संपूर्ण कहानियां एक साथ प्रकाशित हो गई। प्रेम रंजन और रेहाना की प्रेम कथा है अंधेरा, और इसके माध्यम से हम तमाम सांप्रदायिक संदर्भों को खुलते हुए देखते हैं। तकनीक, सांप्रदायिकता, दंगों के दौरान भारतीय पुलिस का एक पक्षी व्यवहार, ये सब इसमें पहचाने जा सकते हैं। रेहाना हिंदू धर्म मिथकों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती है, और यही वजह है कि वो किसी तरह से दंगों के समय जो गुंडे हैं उनसे अपने आप को बचाती है। कहानी प्रेम रंजन
की जो है वो बहुत, ये कहानी जिस तरह से है, मैं एक थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। मैं ही नहीं, कई मुसलमान हिंदुओं के बारे में जान रहे हैं। मुंबई के दंगों में मुसलमानों के कत्ल के बाद अपने मुसलमान होने की आइडेंटिटी छिपाने के लिए तुम्हारे मजहब की बातें सीखने लगे हैं। पर गुजरात के दंगों के बाद मुल्क भर के मुसलमान बेचैन हुए। तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। रामायण महाभारत की कथाओं की किताबें मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ने के लिए दी। कहा था उस वक्त उन्होंने, बेटी पढ़ लो, बुरे वक्त में काम आ सकती है। और देखो तुमने, प्रेम रंजन, वह पढ़ना बुरे वक्त में काम आया। रेहाना सिसकने लगी। ये जो स्थिति है, जो सत्ता प्रायोजित दंगे हैं, उनको केंद्र में रख करके लिखी गई यह एक बेहतरीन कहानी है। उनकी कहानी श्रृंखला का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। श्रृंखला में एक ऐसा नायक है जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता। ये कुछ इस तरह की चरित्र गढ़ते हैं अखिलेश। आप श्रृंखला का नायक देखिए तो कुछ दिखाई नहीं देता। बायोडाटा में एक बच्चा होता है जो लार जैसा पैदा हुआ है। ग्रहण में पेटागना है जिसके पेट से हमेशा एक थैली लटकी रहती है। तो कुछ जो एब्सर्ड तरीके के, जो विकृत तरह के चरित्र शारीरिक रूप से हैं, उनको गढ़ने में अखिलेश सिद्धहस्त है। ग्रहण कहानी कथादेश में छपी थी। उस बार कथादेश में उसका दलित विशेषांक आया था और सिर्फ 2 कहानियां उसमें छपी। दूधनाथ सिंह की निष्कासन और अखिलेश की ग्रहण। अखिलेश की ग्रहण कहानी ज्यादा क्रांतिकारी लगी थी। दोनों कहानियों का अंत अजीब तरह का था। निष्कासन उच्च शिक्षा में शोषित हो रही एक दलित छात्रा के संघर्ष की कहानी बनी, जिसे बार बार संघर्ष में हारना पड़ा और उसे आत्मघात करना पड़ा। वहीं ग्रहण में पेटहगना अंत में आते आते क्रांतिकारिता की ओर बढ़ता है और संकेत फूल के बढ़ने का यह है कि वो दल गठन की ओर बढ़ रहा है और उसके क्रांतिकारी साथियों की संख्या बढ़ रही। दलित विमर्श को केंद्र में रख करके इन दोनों कहानियों की चर्चा की जाए तो दोनों कहानियां अपनी अपनी तरह की बेजोड़ कहानियां हैं। मैंने बताया था ऊसर, मुक्ति और बायोडाटा की कहानियां अलग तरह की कहानियां हैं। बायोडाटा में जो नायक है राजदेव मिश्र, राजदेव मिश्र की कहानी है। राजदेव मिश्र राजनीतिक पार्टी की युवा शाखा का मंत्री है और प्रदेश अध्यक्ष मोती सिंह की कृपा से प्रदेश सचिव बनना चाहता। और इसी में कहानी आगे बढ़ती है कि वो किस तरह से अपने परिवार की उपेक्षा करता है, बाद में शादी करता है, काफी एजेड हो जाने के बाद भाभी के द्वारा धकियाया जाता है। घोषणा यहां तक करता है कि शादी मैं तभी करूंगा जब राजनीति में कम से कम जिला स्तर का कोई पद हथिया लूंगा। और 36वें साल तक आते आते वो जब पार्टी की युवा शाखा का जिला मंत्री बन गया तो उस समय वो शादी की ओर उन्मुख। तब उसके बाल झड़ने लगे थे, दांत पैरिया के घेरे में आ गए। अब शादी हुई और शादी के बाद वो पत्नी से अपने अगाध प्रेम में डूबा और लोगों ने कहा कि राजदेव ने तो राजनीति छोड़ दी। और उसके बाद के जो शब्द हैं वो गजब के शब्द हैं। उन शब्दों को कि राजदेव के दोस्तों ने घोषणा की कि राजदेव की राजनीति बीबी के पेटीकोट में घुस गई।
आगे उसे समझ में आया सबके समझाने पर कि राजनीति जीवन संगिनी है और जीवन संगिनी रखैल, जो रखैल को जीवन संगिनी समझता है लक्ष्य उससे दूर रहता है। एक बेहद खिलंदड़ सी, बेहद काटती हुई और बेहद बोल चाल की जो भाषा है वो अखिलेश के पास है। सावित्री मां बनने को हुई, बच्चा पैदा हुआ जो लार उसको बहुत बहती थी और बहुत परेशान थी। हालांकि उसको बच्चा पैदा करने के समय जब बच्चा होने वाला था तो उसने मायके भेज दिया। वो बहुत रोई कि ऐसे मौके पे मत भेजो, लेकिन वो नहीं माना और उसको भेज दिया। और फिर वहां से उसने चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा बीमार है, तमाम संदर्भों को वो अवॉइड करता रहा क्योंकि उसे मोती सिंह के साथ दिल्ली जाना था पद। कहानी का अंत इस तरह से होता है कि अगर वो सोचता है कि अगर इसमें कुछ बीवी बच्चों को हो गया तो अपने बायोडाटा में वो लिखेगा कि इस राजनीति में लोगों की सेवा करते हुए उसका परिवार उजड़ और जो उसका टुटपुंजिया साथी है, उसका जो तार है, उसको वो नत्थी कर। एक बेहद कृतघ्न, बेहद अवसरवादी, बेहद नराधम, बेहद संवेदनाहीन किस्म के चरित्र जो राजनीतिक संदर्भों के प्रतिनिधि चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनको अखिलेश रचते हैं। मुक्ति का नायक सुभाष भी ऐसा ही है। वो भी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जी तोड़ प्रयास के बाद भी राजनीति में नौकरी नहीं मिली तो राजनीति में आ गया। वो छात्र संघ बनाने में सफल हो जाता है और उसने बुकलेट छपवाई मुख्यमंत्री के खिलाफ। लॉबिंग का मतलब समझा, विधायक जी से आश्वासन मिला मिलते रहो, अभी तो तुम्हारा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। लेकिन उसमें एक समझ है क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा है। अब इसके साथ अगर बायोडाटा के राजदेव को देखें या ऊसर के चंद्र प्रकाश को देखें तो ये सब राजदेव और चंद्र प्रकाश मुख्यधारा की राजनीति को स्वीकार कर लेते क्योंकि उनके पास एकमात्र विकल्प राजनीति है। तो ये तमाम छिछोरी हरकतें वो इसीलिए करते हैं, चाहे वो साथी को पीट के हवालात जाना हो या भाभी से जुआ खुजवाने की छिछोरी हरकत हो। राजदेव के लिए सुख की सर्वोत्तम मलाई राजनीति के दूध में पड़ती और चंद्र प्रकाश भी कुर्ता पैजामा पहनकर खुद को किसी नेता से कम नहीं समझता। तो अगर आप देखें मुक्ति को, ऊसर को, बायोडाटा को, तो मुक्ति 1989 में ये संग्रह आया था और मैंने बताया था तब तक सोवियत संघ का विघटन हो चुका। तो उसके बाद की वो कहा बहुत सारे संदर्भ इन तीनों कहानियों को जोड़ करके दिखते हैं, मिलते हैं। इनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि और विस्तार में जाने पे समय ज्यादा हो। मैं थोड़ी सी और बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। निर्वासन उनका एक उपन्यास है जहां से विस्थापन के संदर्भों को लेकर बेहतर तरीके की समझ एक विकसित होती है। भगेलू कुम्हार से लेके राम अजोर पांडे तक और आचार्य बृहस्पति तक जैसे चरित्र, मॉरिशस, अमेरिका और भारत, ये सब आते हैं।
पैसा रुपया भी आता है। जैसा कि कहानी का शीर्षक यह निर्वासन, या उपन्यास का शीर्षक यह निर्वासन, वो अपने आप में न सिर्फ राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संदर्भों को रेखांकित करने वाला उपन्यास बनता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो लोग 150 साल पहले निर्वासित होकर के भारत से बाहर गए, उनकी कहानी को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करता है। और उसी भगेलू प्रजापति का जो राम अजोर पांडे आया है भारत में, वो अपनी जड़ों को तलाशना चाहता है, और जाहिर सी बात है कि उसको जड़ें मिलनी नहीं, क्योंकि वो तो कुम्हार थे और वहां वो पांडे हो गया, वो जड़ें मिलनी नहीं। अखिलेश के लिए पूरा सुल्तानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद, ये तीनों शहर बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ते हैं उनकी रचनाओं में। निर्वासन में भी सुल्तानपुर आता है, धोपाप एक जगह है सुल्तानपुर में जिसकी चर्चा है, गोमती आती है, लखनऊ की राजनीति आती है, वह जो यथार्थ था में भी वरुणा एक्सप्रेस की चर्चा है। जब वरुणा एक्सप्रेस चलने लगी बनारस, जौनपुर और सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ के लिए, तो सुल्तानपुर से लखनऊ आने वाले और फिर लखनऊ से सुल्तानपुर जाने वालों के लिए बहुत आसानी हो। उस ट्रेन से मैं भी बहुत चला हूं। उस ट्रेन के समानांतर बनारस या सुल्तानपुर जाने वाली कोई लोकल उतनी अच्छी ट्रेन अपने समय में नहीं थी। अब तो खैर चल गई है, शटल चल गई है, लेकिन वो 7, साढ़े 7 बजे के करीब 7:25 पे सुल्तानपुर आती थी और 10 बजे पहुंचा देती थी लखनऊ, और शाम को 6 बजे लोग निकलते थे उससे, और 8:30 बजे के आसपास सुल्तानपुर पहुंच जाते। तो उनके लिए बहुत सुविधाजनक ट्रेन थी, जो चाहे वो डेली पैसेंजर हो या जो। लेकिन उसने सुल्तानपुर जैसी छोटी जगह में लखनऊ जैसी बड़ी जगह को जोड़, और अखिलेश के लिए फिर से वही बाजार, महानगरीय संस्कृति, उनसे जुड़ते हुए लोगों का और संवेदनाओं के छींचने का पूरा संदर्भ उसके माध्यम से आता है। आप तद्भव के संपादकीय देखें, तद्भव के संपादकीय बेजोड़ संपादकीय होते हैं। हर संपादकीय में उनकी जो पक्षधरता है वह स्पष्ट है। एक बार बातचीत चल रही थी और उसमें उन्होंने सोचा है कि कभी सारे जो तद्भव के संपादकीय हैं उनको पुस्तकाकार रूप में सामने लाएंगे। जब भी वो पुस्तक के रूप में सामने आएगा तो लोग उससे परिचित होंगे और जानेंगे कि एक पक्षधर संपादक, कथाकार जब अपनी बात को, अपना पक्ष प्रकट करते हुए कहता है तो वो कितनी तार्किक, वैज्ञानिक सोच की और अपने समय को बेधती हुई। इस मामले में तद्भव के संपादकीय हमेशा पठनीय। तद्भव आज सबसे ज्यादा चर्चित पत्रिकाओं में से एक, और ये उनके संपादकीय कला का लोहा मनवाती। आखिर में मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था 2-1 बातों को, कि अखिलेश जी हमेशा बेहद मिलनसार, बेहद मददगार और बेहद आपकी भावनाओं का कद्र करने वाले थे। हम लोग हमेशा उनके संपर्क से सीखते हैं, जानते हैं, और मेरा सौभाग्य है मैं इलाहाबाद से लखनऊ तक उनके संपर्क में हूं, और अब तो लखनऊ में अक्सर ही मुलाकात होती रहती है।
आज भी राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उनसे मुलाकात हुई, मैं गया था। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनकी सहजता प्रभावित करती है और हमेशा वे एक जैसे दिखते हैं, बहुत बदलाव उनमें आता हुआ नहीं देखेंगे। और जब भी आप उनसे मिलेंगे तो हमेशा एक सही सलाह और एक सार्थक मतलब आपको सलाह देते हुए वो आपके पास रहेंगे। अखिलेश किसी सरकारी नौकरी में नहीं, अखिलेश कोई नौकरी नहीं करता और नौकरी करने वालों की जद्दोजहद को लेकर के उनकी लिखी गई सबसे अच्छी कहानी है चिट्ठी। जिस चिट्ठी कहानी के माध्यम से अखिलेश से परिचय हुआ, वो इलाहाबाद में जनवादी लेखक संघ से जुड़े रहे, लेकिन उस चिट्ठी कहानी ने, जिसका बाद में यहां लखनऊ में मंचन भी किया प्रदीप घोष, हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। अखिलेश को हम लोग चिट्ठी कहानी से ही जाने थे, सही पूछिए। ये सब तैयारी करने वाले छात्र हैं, अपनी अपनी खिलंदड़ जिंदगी जी रहे हैं इलाहाबाद में तैयारी करते हुए। जिसके घर की जैसी माली हालत है, उस तरह की स्थिति में रहते हुए वह अपनी जिंदगी को शेप देता है। सब तरह तरह के लोग हैं वहां, भुलावा है, झूठ है, और उसमें एक अंदर बहुत गहरा सा सच है कि सब परेशानी में है, सब जिस खोज में है वो खोज नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि अंत में बाध्य होकर के जब उन्हें घर लौटना पड़ता है तो सब तय करते हैं कि आपस में जिनकी नौकरी लगेगी वो चिट्ठी लिखेंगे, और सबको उस चिट्ठी का इंतजार है। कोई चिट्ठी उनके पास तक नहीं है। जिन लोगों ने भी इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई की है, डेलीगेसी या हॉस्टल में रहे हैं, जिन लोगों को नौकरी मिल गई बहुत जल्दी, वो तो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को देर से नौकरी मिली या जो लोग नौकरी नहीं पा सके और उन्हें लौटना पड़े, जाहिर सी बात है यह संख्या ज्यादा लोगों की, उनकी तकलीफ की, उनके दर्द की, उनके आंसुओं की एक प्रतिनिधि कहानी है चिट्ठी। और वो अपने उस परिवेश को इस तरह से बुनते हैं कि स्थान को कालक्रमित कर जाती है। वो न सिर्फ इलाहाबाद बल्कि उत्तर भारत या आसपास के इलाकों में कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए जो संघर्षरत युवा है, उनकी जो अंतिम स्थिति है, उनके दुख को, दर्द को बयान करने वाली कहानी। जब भी आप उस कहानी को खत्म करते हैं, जो ऐसे संदर्भों से जुड़ा हुआ आदमी है उसके लिए वो कहानी उसे दर्द से जोड़ देती है, और कोई भी पाठक जो उन संदर्भों को समझता है आंसुओं में भीग के उस कहानी को खत्म। तो एक खिलंदड़ भाषा शैली वाला, एक विवरण देने वाला, एक अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए तमाम संदर्भ देने वाला, किस्सा गोई के लिए थोड़ा सा कल्पना में कहानी को ले जाकर के उसको, उसके कथा विन्यास को रोचक बनाने वाला, और हम सबके बीच का अगर कोई बेहद महत्वपूर्ण कहानीकार उस दौर का है तो अ से अखिलेश। जब भी आप 90 के दशक के आसपास के कहानी, 80 के बाद के कहानीकारों की कोई सूची बनाएंगे तो सबसे पहले अ से अखिलेश का ही नाम आएगा। अखिलेश जी हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। वे दीर्घायु हों,
शतायु हों, यही हमारी कामना है। और ये जो पूरी श्रृंखला चलाई है अर्पण कुमार जी ने जनसुलभ पुस्तकालय पर, उसके लिए उन्हें भी बधाई है, उन्हें भी धन्यवाद है, उनका भी आभार है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकारों, कथाकारों, संपादकों पर बात होनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। अर्पण जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूं। मुझे लगता है कि जो शेड्स हैं उनको मैंने धीरे धीरे छू लिया है, और मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। नमस्कार जी। शुक्रिया, शुक्रिया नलिन जी। लगता है अर्पण जी का संपर्क कहीं दूसरी जगह है, टूट गया है। जी शुक्रिया नलिन जी, इस श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए और अखिलेश जी के बहाने इतनी सारी बातों पर चर्चा करने के लिए। ऐसे कई पक्ष रहे, आलोचनात्मक भी और संस्मरणात्मक भी। अच्छा लगा, इलाहाबाद के उन दिनों को आपने याद किया, अपने सीनियर को याद किया, और इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। न सिर्फ उनसे बल्कि उनके साहित्य के साथ भी। तद्भव पत्रिका में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण है। बतौर लेखक आपने संपादक के रूप में उनके महत्व को रेखांकित किया। तद्भव की जो यह यात्रा गतिमान है 45 अंकों तक, और आगे भी यह यात्रा जारी रहेगी, तो इन सभी पक्षों पर आज आवश्यक चर्चा हो सकी। बहुत बहुत आभार नलिन रंजन सिंह जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। कल की एक और कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।